मोहम्मद शाहिद और मैं हूं प्रेरणा। आज के पॉडकास्ट में बात तुर्की सीरिया में भूकंप के बाद वहां के हालात, बांग्लादेश में 12 मंदिरों पर हमले और खेल की दुनिया की। भीषण भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया में राहत बचाव का काम जारी, 5000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत में तुर्की के राजदूत ने की भारत की तारीफ, जानेंगे किस तरह की मदद भारत ने भेजी है तुर्की। पहली टीम एनडीआरएफ की 51 रेस्क्यूज के साथ में आज सुबह 3:09 पे यहाँ से रवाना हुई। इंडियन एयर फोर्स का प्लेन उनको लेके गया है, उसमें हमारी तमाम इक्विपमेंट है। बांग्लादेश में 12 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ का क्या है मामला, इस पर भी होगी चर्चा। ये ठाकुरगांव डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश के नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर पश्चिम में एक जिले है। ऐसे 12 मंदिर थे जिसमें 14 प्रतिमाओं को तोड़फोड़ किया गया। ये घटना घटी रात को और कोई ऑर्गेनाइज्ड अटैक ये तो नहीं लगता है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की एक और दावेदार से भी मिलवाएंगे, लेकिन इन सबसे पहले जानते हैं प्रेरणा से पूरे दिन की कुछ खास खबरें। भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के बाद आज पहली बार राहुल गांधी ने संसद में सदन को संबोधित किया। अपनी यात्रा और यात्रा के अनुभवों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्या सबसे प्रमुख है। वहीं युवाओं में सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर भी खासी नाराजगी है। मेन थ्रस्ट बेरोजगारी, महंगाई और किसान। अच्छा, अग्निवीर की भी बात की लोगों ने। आपने भी बोला कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा, मगर हिंदुस्तान का युवा वो आपकी बात से सहमत नहीं है। उनने हमसे कहा कि पहले हमें 15 साल की सर्विस मिलती थी, पेंशन मिलती थी, अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। वहीं अपने संबोधन के दौरान ही राहुल गांधी अदानी समूह से जुड़े विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरते नजर आए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अदानी समूह को गलत तरीके से मदद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार ने सरकारी संसाधनों से अदानी समूह का कारोबार आगे बढ़ाने में मदद की है। प्रधानमंत्री जी, आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, how many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, Adani ji ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच गठित करने पर सहमति जताई है। न्यायालय ने कहा है कि बिल्किस बानो मामले की सुनवाई के लिए जल्द ही स्पेशल बेंच का गठन किया जाएगा। बिल्किस बानो ने अपनी वकील शोभा गुप्ता के जरिए इस मामले में याचिका दायर करते हुए 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती दी थी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का कहना है कि सब सहारा अफ्रीका में चरमपंथी समूहों के साथ लोगों के बढ़ते रिश्ते के पीछे की सबसे अहम वजह धर्म नहीं बल्कि गरीबी है। संयुक्त राष्ट्र ने 8 अफ्रीकी देशों में सक्रिय हिंसक चरमपंथी समूहों के 1000 से अधिक पूर्व सदस्यों से बात की, जिनमें 17% का यही कहना था कि उनके इन समूहों से जुड़ने के पीछे का कारण धर्म नहीं बल्कि गरीबी थी। फ्रांस में जारी देशव्यापी हड़ताल से वहां की जिंदगी ठप हो गई है। रेल से लेकर स्कूल तक प्रभावित हैं। कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, कई बंदरगाह बंद हो गए हैं। देश में ये प्रदर्शन सरकार की पेंशन योजना के खिलाफ हो रहे हैं। नई पेंशन योजना के तहत सरकार अब रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 करना चाह रही है। वहीं ब्रिटेन की सैन्य खुफिया विभाग का कहना है कि इस बात की संभावना न के बराबर है कि रूस अगले कुछ हफ्तों में इतना सैन्य बल तैयार कर ले जिससे यूक्रेन में युद्ध के परिणामों को बदला जा सकता है। रूस के पास निश्चित रूप से एक बड़े हमले को दोबारा अंजाम देने के लिए आवश्यक गोला बारूद और इकाइयों की कमी है।
बीबीसी हिंदी का ये न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है, जो सोमवार से शुक्रवार भारतीय समयानुसार रोजाना शाम 7:30 बजे लाइव होता है। इसे bbchindy.com के लाइव पेज और पॉडकास्ट सेक्शन के साथ साथ बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी आप सुन सकते हैं। इसके अलावा ये पॉडकास्ट गाना, जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे मोबाइल ऐप्स पर भी उपलब्ध है। अब रुख करते हैं सीधे तुर्की का, जहां कल कहरामान, मारश और गाजियनटेप क्षेत्र में आए 2 शक्तिशाली भूकंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। الله أكبر ما شاء الله الله اكبر يلا داير انتبه خوي انتبه روح هات سلموا اللي وراك يلا شيلوا على السواق على الاسعاف الله اكبر। दक्षिणी तुर्की से लेकर उत्तरी सीरिया तक प्रेरणा आज दिन में ऐसे ही अल्लाहू अकबर के नारे गूंजते रहे, क्योंकि भूकंप के बाद राहत और बचाव का काम चल रहा है और ढह चुकी इमारतों के मलबों से जिंदा लोगों का निकलना जारी है। और अभी अभी जो है वो खबर आई है बीबीसी के प्लेटफॉर्म पर कि सीरिया में जो है वो एकदम नवजात बच्चा जो पैदा हुआ है मलबे में, उसको निकाला गया है। कहा जा रहा है कि वो सीरिया में जो अफरीन क्षेत्र है वहाँ के एक मलबे से निकाला है और उसके माँ बाप नहीं बचे हैं। और उनकी माँ ने उनको तब बच्चे को जन्म दिया जब भूकंप आया था और मलबे में ही उसका जन्म हुआ है, और माँ बाप नहीं बचे हैं। हुए। इसी तरीके की तमाम खबरें हैं। और वापस हम आते हैं सीरिया और तुर्की की बात हम कर रहे थे, राहत बचाव की बात हम करेंगे। शायद कल ही की बात है, कल ही ये सब कुछ हुआ और सीरिया सीमा के नज़दीक दक्षिण पूर्वी तुर्की में 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे। हम कल भी आपने कार्यक्रम किया, आपने और कल हमने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया था और क्यों भूकंप आ रहे हैं लगातार उस जगह पर, ये भी बताया था। और इनकी तीव्रता अगर रिक्टर पैमाने पर मैं बताऊं तो 7.8 पहले भूकंप की थी और उसके बाद जो दूसरा भूकंप आया उसकी तीव्रता 7.5 थी। और इस दुर्घटना में मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 5,000 के पार पहुंच गया है, जबकि 15,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। मरने वालों की बात आपने की तो तुर्की में जो है वो 3,549 लोगों की मौत हुई है। सीरिया में जो है वो 1,600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और प्रेरणा भूकंप सिर्फ यहीं नहीं रुके हैं, कह रहे हैं कि दक्षिणी तुर्की में आज भी रुक रुक कर भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्योंकि उसे आफ्टर शॉक कहा जा रहा है। और अभी बयान आया है राष्ट्रपति अर्दोआन जो हैं तुर्की के, उन्होंने जो है उन 10 प्रांतों में जो है वो 3 महीने का आपातकाल लगा दिया है। और राहत बचाव की हम बात कर रहे थे शाहिद, तो राहत बचाव के काम तो शुरू हो गए हैं, लेकिन बीती रात भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से इसमें काफ़ी मुश्किलें भी आईं। बचाव कर्मी और आम लोग टूटी इमारतों के मलबों में जिंदा लोगों को तलाश रहे हैं। लोगों ने भूकंप के डर से सड़कों पर रातें बिताई हैं। तुर्की के अदाना में एक रेस्तरां की मालकिन हैं बेदिया गुचुम, वो सड़कों पर लोगों की मदद कर रही हैं। Imagine yourself as a father or a mother with your whole building collapsed and your children inside. बेदिया गुचुम कहती हैं, कल्पना करिए कि आपके माता या पिता एक इमारत में हैं और उसमें आपके बच्चे हैं और पूरी इमारत ढह गई हो। हम सूप किचन्स उन तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें सूप मिल सके। हम लोगों की ज़रूरत के अनुसार उन्हें खाना बांट सकें। हमें ज़मीन पर हेल्पर्स चाहिए जो कंबल बांट सके। मौसम बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। आज 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन रात में यह -5 डिग्री सेल्सियस जाएगा। लोग भीगे हुए हैं, भूखे हैं और अपने चहेतों को बचाने में लगे हुए हैं। बहुत बुरे हालात रहे हैं रात से और इस तरीके के वीडियोस आ रहे हैं कि लोग खुले में बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग और इस तरीके के लोगों की तस्वीरें आ रही हैं। तुर्की और सीरिया के कुछ हिस्सों में जो है वो राहत बचाव के काम में मुश्किलें भी आ रही हैं प्रेरणा, क्योंकि राहत बचाव के लिए जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, वो सब नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जो है उसके सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर हैं आदिल हाइद मार्शांग, उन्होंने कहा है कि कुछ इलाकों में पहुंच पाना बहुत बड़ी चुनौती है। Potentially 23 million people are exposed, including around 5 million vulnerable populations. WHO की सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर हैं, वो कह रही हैं कि संभवतः 2.3 करोड़ लोग इसकी चपेट में आए हैं और 50 लाख लोग हाशिए पर हैं। नागरिक और स्वास्थ्य ढांचा प्रभावित क्षेत्र में नष्ट हो गया है, खासकर तुर्की और उत्तर पश्चिम सीरिया में बड़े पैमाने पर तबाही के साथ साथ सड़क मार्ग तुर्की और सीमा पार उत्तर पश्चिम सीरिया में बाधित है। WHO ने माना है कि तुर्की के पास क्षमता है, लेकिन सीरिया में मदद की जरूरत है। सीरिया में मदद पहुंचने में बाधा है, ये अपने आप में बड़ा संकट है। तो सीरिया की अगर मैं बात करूं तो शायद सीरिया में राहत बचाव की बात अगर स्पेसिफिकली हम करें तो वहां इस काम में काफी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि वो पहले से ही बिल्कुल वहां गृह युद्ध का शिकार है वो देश, और भूकंप से प्रभावित लोगों में अधिकतर शरणार्थी हैं। बॉर्डर का एरिया है, वहीं से लोग आए हैं उठ कर और वहीं सीमा के नजदीक रह रहे हैं, वही भूकंप से प्रभावित है। और सीरिया में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द रेड क्रिसेंट के प्रमुख मैड्स ब्रिंच हसनैन ने कहा है कि इस तरह की आपदा से निपटने की सीरिया में क्षमता नहीं है।
The problem for us now, and that has to be very clear, is the lack of heavy equipment to remove debris. मैट्स ब्रिंच The government हसनैन कह doesn't रहे हैं कि have अभी heavy दिक्कत ये है equipment. कि They मलबा certainly हटाने don't के लिए have भारी the मशीनों की capacity कमी है। to run सरकार के the पास भारी सामान नहीं है। वास्तव में उनके पास भारी मशीन हटाने के लिए तेल नहीं है। हम भी आफ्टर शॉक्स महसूस कर रहे हैं। तेल की कमी, बिजली की कमी और सर्दी बारिश इस वक्त दिक्कत है। इस तरह से हम वक्त से लड़ रहे हैं। तो कहे ये तो वक्त से लड़ने की वजह यह है क्योंकि कहा जा रहा है कि जब इमारत ढह रही है, भूकंप आया है, तो 48 घंटे 72 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत अहम होते हैं। जी। और जब से ये घटना हुई है प्रेरणा, और तुर्की और सीरिया के लिए पूरी दुनिया से राहत सामग्री भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। और संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय यूनियन, नेटो जो है अंतर्राष्ट्रीय मदद भेज रहे हैं। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, भारत, जापान, इराक, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रीस, पाकिस्तान, मतलब लंबी फहरिस्त है। तकरीबन 65 देश हैं जिन्होंने राहत सामग्री भेजी है या भेज रहे हैं। और इन 65 देशों के 2000 से ज्यादा बचाव कर्मी जो है वो तुर्की में जो है राहत बचाव काम में लगे हुए हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया शायद कि राहत सामग्री का पहला बैच जो है वो तुर्की पहुंच गया है, जिसमें एनडीआरएफ की टीम, ट्रेन डॉग, मेडिकल सप्लाई, ड्रिलिंग मशीन और दूसरे जरूरी सामान हैं। भारत में तुर्की के राजदूत फरात सुनैल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत की मदद के बारे में बताया। उन्होंने भारत को दोस्त बताते हुए कहा कि जरूरत में मदद करने वाला दोस्त वाकई दोस्त होता है। Early yesterday, just a few later than the first earthquake, Indian National Disaster Response Force held a coordination meeting upon तो ये भारत में instruction तुर्की के राजदूत है फिरात सुनैल, जैसे आप कह रही थी। वो कह रहे हैं कि विदेशी बचाव राहत की टीमों में भारत भी शामिल है। पहला भूकंप आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद एनडीआरएफ ने कोऑर्डिनेशन बैठक की। कुल मिलाकर 2 विमान तुर्की भेजे हैं और भारत ने बहुत समय से इन्हें भेजा, क्योंकि बचाव कार्य में 48 से 72 घंटे बहुत अहम होते हैं। जैसा कि ये तुर्की के राजदूत हैं, इन्होंने कहा कि 48 से 72 घंटे बहुत अहम होते। प्रेरणा, भारत की 2 टीमें जा चुकी हैं, उसमें कई बचाव कर्मी हैं और तमाम सामग्रियां हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई है। सीरिया जैसी जगह पर कैसी राहत सामग्री पहुंचेगी, ये बड़ी इस वक्त चुनौती है। तो भारत की जो मदद भेजी है वो एनडीआरएफ के डीजी हैं अतुल करवाल। उन्होंने बताया है कि तुर्की में भारत से पहले जत्थे में जो है वो 51 बचाव कर्मी गए हैं, जिनमें महिला बचाव कर्मी और खोजी कुत्ते भी शामिल हैं। पहली टीम एनडीआरएफ की 51 रेस्क्यूज के साथ में आज सुबह 3:09 पे यहां से रवाना हुई। इंडियन एयरफोर्स का प्लेन उनको लेके गया है। उसमें हमारी तमाम इक्विपमेंट है और केनाइन स्क्वाड भी है और 5 महिला रेस्क्यूज भी साथ गए हैं और 3 गाड़ियां हमने साथ भेजी हैं, क्योंकि गाड़ियों की वहां थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये टीम इस तरह तैयार होकर यहां से सुबह 3 बजे रवाना हो गई है। इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट की थोड़ी पूर्व तैयारी में हमने एक 2nd बटालियन कलकत्ता में और एक 8 बटालियन गाजियाबाद में 2 टीमों का निर्माण करके उनको तैयार रखा हुआ था। तो इस समय काम में आई और इन 2 बटालियंस के अधिकारी उनको कमांड कर रहे हैं। तो ये थे एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल, जो बता रहे हैं कि भारत किस तरीके से मदद भेज रहा है। प्रेरणा, भारत और तुर्की के संबंध जो हैं वो बड़े उतार चढ़ाव वाले रहे हैं और माना भी जाता है कि भारत की जो है वो हाल फिलहाल में थोड़े से संबंध जो है वो ऊपर नीचे होते रहे हैं। और अभी फिलहाल तुर्की में जितने भारतीय रहते हैं उनका आंकड़ा बताऊं तो भारतीय विदेश मंत्रालय के जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक 1708 भारतीय हैं फिलहाल तुर्की में। शायद इनमें 180 भारतीय छात्र भी शामिल हैं जो वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। जबकि सीरिया में अगर मैं बताऊं तो वहाँ युद्ध के कारण रहने वाले भारतीयों की आबादी काफी कम है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक वहाँ 100 से भी कम भारतीय रहते हैं। और जैसा कि आप संबंधों की बात कर रहे थे कि तुर्की और भारत के संबंध उतार चढ़ाव से होते हुए गुजरे हैं, तो अगर भारत की आज़ादी के बाद की बात करूं तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शुरू से ही जिन देशों के साथ संबंधों को तरजीह देते थे उनमें तुर्की भी शामिल था, क्योंकि नेहरू इस बात से काफी प्रभावित थे कि इतना बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, इसके बावजूद वो धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करता है। लेकिन शीत युद्ध के दौरान आपको ही पता होगा कि दोनों देशों में दूरी बढ़ गई और फिर 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से तुर्की के साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिशें हुई। और ये भी रहा है कि 1990 से 2001 के जो बीच है वो लगने लगा कि तुर्की जो है वो पाकिस्तान को छोड़ के भारत के करीब आ जाएगा, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान के संबंध बड़े अच्छे रहे हैं। लेकिन जानकार बताते हैं कि 2002 में जो है वो अर्दोआन की पार्टी जो है वो जिस तरीके से अर्दोआन इस्लाम के नाम पर अपनी वोट मांगते रहे हैं, सत्ता बनाते रहे हैं, तो उससे परिस्थितियां बदलने लगी। तुर्की ने कई बार कश्मीर को लेकर जो है उस मुद्दे पर
बोला भी, और कश्मीर से जो अनुच्छेद 370 को हटाया गया उस मुद्दे पर भी यूएन में महासभा में ये मुद्दा उठाया, और कश्मीर मसले को लेकर भी कहा जाता है कि भारत इससे थोड़ा नाराज रहा है। एफटीएफ में पाकिस्तान का समर्थन भी किया। हाल के वर्षों में अगर देखा जाए तो भारत और तुर्की के रिश्ते लगातार खराब हुए हैं। नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद मध्य पूर्व के लगभग सभी देशों का दौरा कर चुके हैं, तुर्की नहीं पहुंचे, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति पहुंचे हैं। हाँ, ये एक अहम है कि पीएम मोदी तुर्की नहीं गए हैं। और अगर हम दोनों देशों के व्यापार संबंधों पर नजर डालें शायद, तो कैसे नजर आते हैं दोनों देशों के व्यापार संबंध? तो ये एक बड़ा अहम है कि कैसा है। 2018 से 19 के बीच में जो है भारत और तुर्की के बीच जो है 7.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो व्यापार था, जो 2019-20 में जो है 7.86 बिलियन डॉलर था। महामारी के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार 2020 से 2021 में जो है 5.42 बिलियन डॉलर था। और तुर्की को जो हम लोग निर्यात करते हैं उसमें जो है वो पेट्रोलियम उत्पाद हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, मैन मेड धागे हैं, कपड़े हैं, विमान हैं, अंतरिक्षयान की पुर्जे हैं, प्लास्टिक के कच्चे माल हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। वही भारत तुर्की से जो चीज़ें आयात करता है, अगर उसकी बात मैं करूँ तो औद्योगिक मशीनरी, अफीम की बीज मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, लोहा और इस्पात, मोती, कीमती पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल जैसे चीजें हैं। अब जिस तरीके से ये एक प्राकृतिक आपदा आई है और भारत ने जिस तरीके से मदद भेजी, उससे पता चल रहा है कि भारत कितना चिंतित है इन सब चीजों को लेकर, भारत की हालत को लेकर। ये एक जो चैप्टर है ये भारत और तुर्की के संबंधों में भी हो सकता है कि ये आगे एक अहम रोल निभाएगा। 2 विमान जा चुके हैं और पूरी दुनिया से मदद पहुंच रही है। लेकिन इन सब के बीच एक अहम सवाल जो उठता है, ये हम लोगों ने कल जाना भी कि भूकंप आता है और टेक्टोनिक प्लेट्स जिस तरीके से टकराती हैं वो सारे क्षेत्र बहुत प्रभावित होते हैं और वहाँ पर हमेशा भूकंप का खतरा मंडराता रहता है। और भूकंप के बारे में पहले से पता लगाना संभव नहीं है। तो ये एक अहम चीज़ है कि भूकंप आए तो क्या करें, तो ये मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं शायद जहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं, तो आपको आपके घर में किसी ऐसे इमरजेंसी बैग को तैयार रखना होगा जिसे आप तुरंत लेकर निकल सकते हैं। जानकार ऐसा कहते हैं, और वो कहते हैं कि इसमें पानी, टॉर्च, फर्स्ट एड किट और कुछ खाने पीने का सामान होना चाहिए। अब जिस इमारत में आप रहते हैं अगर वो सुरक्षित है तो भूकंप के दौरान आप वहीं रुक जाएं। और जानकार ये भी कहते हैं कि खुद को सुरक्षित रहने का सूत्र वाक्य है कि नीचे लेट जाएं, खुद को ढक लें और कसकर किसी चीज़ को पकड़े रखें। भूकंप के चलते अक्सर मकान की खिड़कियां और छज्जे जो हैं वो सबसे पहले गिरते हैं। ऐसे में सलाह यही दी जाती है कि आप इन खतरनाक जगहों से दूर ही रहें। और लेकिन तब क्या करें जब भूकंप के वक्त आप बाहर हैं? मतलब ये तो घर के अंदर की बात हो गई, लेकिन जब बाहर है तब क्या कर सकते हैं? बाहर तो ये होता है कि खुले इलाके में चले जाएं, टेलीफोन बिजली के खंभों से दूर रहें, किसी इमारत के नज़दीक ना जाएं। ये माना जाता है भूकंप के दौरान ये सारी सावधानियां बरतें। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की सारी खबरों के अपडेट के लिए आप bbchindi.com के पन्ने पर जाइए, वहाँ सारी जानकारियाँ हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम पूरी जानकारियाँ इस पॉडकास्ट में दें और रुख करते हैं अगले पड़ाव की ओर, पॉडकास्ट के अगले पड़ाव पर। Hi, this is Huma Qureshi, and as you all know, our Indian sportswomen have been doing so well in the recent past. So come and vote for your favorite BBC Sportswoman of the Year and support these change makers. इंतजार खत्म हुआ, चुनिए अपनी पसंदीदा महिला खिलाड़ी को। BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का ये 4था साल है। ज्यूरी ने चुना है 5 खिलाड़ियों को। इन 5 में से किसी एक को मिलेगा अवार्ड और उसका फैसला करेंगे आप अपने वोट से। अवार्ड के 5 दावेदार हैं। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। लड़की बहुत कुछ कर सकती है, कोई कमी नहीं है लड़कों से। ऐसे बोलती है ना, वेट लिफ्टिंग में लड़की नहीं कर सकती, बॉडी खराब होगी, बहुत सुना है मैंने। ऐसा कुछ नहीं है। कुश्ती की खिलाड़ी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। सडन में इंडिया में ट्रायल्स हार गई तो वो मेरे लिए काफ़ी लो पॉइंट था, और फिर एकदम से लॉकडाउन लग गया तो वो काफ़ी टफ टाइम था कि क्योंकि एकदम से बिल्कुल नंबर 1 रहना और फिर इंडिया टीम में भी सेलेक्ट नहीं होना, तो ये बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पे तो लोग बोलते थे कि क्या करवा रहे हो लड़कियों से, लेकिन अभी खुद फैमिली के लोग रेसलिंग में डाल रहे हैं लड़कियों को। इतना हमारे गाँव के आसपास इतना माहौल है कि लड़की पैदा होते बोलते कोई दिक्कत नहीं। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। It's very important कि we have to believe in ourselves. That belief should always be there. और बॉक्सर निखत जरीन। मेरा पूरा फोकस मेडल जीतने पे ही था। अपने आप को मैं हमेशा पुश करती थी कि मुझे मेडल जीतने है। अपनी पसंदीदा खिलाड़ी को वोट देने के लिए आइए bbchindi.com पर। हमारे हर पन्ने पर वोटिंग बटन मौजूद है और वोट देने में 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। तो चुनिए
BBC Indian Sportswoman of the Year। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर में आप अपना वोट जाकर दे सकते हैं bbchindi.com की वेबसाइट के साथ साथ। और अभी फेसबुक पे हमने पिन टू टॉप कर रखा है उस लिंक को क्लिक करके उस पर जाकर भी आप अपनी पसंदीदा महिला खिलाड़ी को वोट दे सकते हैं। और कार्यक्रम के पॉडकास्ट के दूसरे पड़ाव में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की दूसरी दावेदार जो हैं साक्षी मलिक, उनसे भी मिलवाएंगे और बांग्लादेश में जहां एक रात में 12 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है उसका भी अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सोशल मीडिया का। प्रेरणा, यूट्यूब और फेसबुक पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। महावीर सिंह हैं, लिखते हैं मथुरा से हैं और लिखते हैं कि भयावह स्थिति है तुर्की में, भूकंप से तबाही और ठंडा मौसम, बचे हुए लोग भूख प्यास से व्याकुल हैं। भले ही तुर्की भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का समर्थक है, लेकिन फिर भी सहायता भेजने में भारत अग्रणी है। और मनोहर चमेली मनु कहते हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, बेबी सिंह गुर्जर कर रहे हैं, उसके अलावा जो हैं पंडित अजीदर द्विवेदी हैं, सिंह धारा जगजीवनपुर कहते हैं कि BBC दिन भर सुनना उनकी अभिरुचि में शामिल हो गया और हर हाल में वो दिन भर सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें सुने, इसको शेयर भी करें। वहीं कुलदीप सिंह जाखड़ हैं, लिखते हैं कि भारत तुर्की के संबंध उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। इस ग्लोबल दुनिया में सभी को एक दूसरे की जरूरत है। ऐसी आपदाओं से इस बारे में पता चलता है कि कौन सा देश सहायता कर रहा है। वहीं मदन लाल लंबोरिया हैं, लिखते हैं कि जापान को भूकंपों का देश कहते हैं। साल भर में औसतन 1600 भूकंप वहां आते हैं, जन धन हानि नहीं होती। ऐसे में विश्व समुदाय को जापान से सीखना चाहिए। वो जापान एक उदाहरण है इस मामले में प्रेरणा, क्योंकि जापान में भूकंप को देखते हुए इस तरीके से वहां पर इमारतें डिजाइन की जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है कि वो बहुत भूकंप रोधी हो। 8 रिक्टर पैमाने पे 8 सेल्सियस तक को भी झेल सके, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। जी। वहीं पीरदान बेनीवाल हैं, डॉक्टर देशबंधु हैं, मोहम्मद सलमान हैं, संतोष यादव हैं, सर्वेश कुमार हैं, राज चंचलानी हैं। कई लोग हैं जो हमें लगातार टिप्पणी कर रहे हैं और तुर्की, भारत, सीरिया तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश का, जहां पर एक हिंदू मंदिर में 12 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की खबर आई है। और ये ठाकुरगांव जिला है, वहाँ सड़क के किनारे 12 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है प्रेरणा। और ये क्या मामला है, इसको समझने के लिए BBC बांग्ला के संवाददाता शुभज्योति घोष से मैंने बात की है। देखिए शहीद, ये हमको जो जानकारी मिले है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल से BBC की जो बातचीत हुई है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये घटना घटी 4 फरवरी मतलब शनिचर के दिन रात को ये ठाकुरगांव डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश के नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर पश्चिम में एक जिले है, उसमें बालिया डांगी नाम के एक उपजिला छोटा सा यूनिट है। उसमें यूनियन रोड मतलब लोकल विलेज रोड आप कह सकते हो, उसके 6-7 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है, उसके अक्रॉस दैट रोड ऐसे 12 मंदिर थे। अच्छा, एक ही जगह पे नहीं, पूरे रास्ते की बराबर पूरा सड़क पे ऐसे 12 मंदिर थे जिसमें 14 प्रतिमाओं को तोड़फोड़ किया गया। अच्छा, ये घटना घटी रात को और कोई ऑर्गेनाइज्ड अटैक ये तो नहीं लगता है। UNO यूनियंस लेवल की जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, उनका नाम है विपुल कुमार, उन्होंने BBC को बताया कि उनको लगता है कि कोई मोटरसाइकिल से आए थे और तोड़कर चले गए। अच्छा, ऐसे हुआ। और थोड़ा हमको ये भी लगा कि थोड़ा वो डाउन प्ले कर रहा है ये इवेंट। लोकल पुलिस ऑफिसर खैरुल अनम उन्होंने बताया कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड अटैक ये है नहीं, लगता नहीं है, कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट है। यानी सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया हो, ऐसा दिख नहीं रहा है। उनको लगता है कि मोटरसाइकिल से आए थे कोई और एक रॉड लेकर ये सब मंदिर को उन्होंने तोड़कर चले गए। और ये सब मंदिर प्रोटेक्टेड नहीं थे, ऐसे नहीं कि 24/7 दिन रात उसमें कोई पुरोहित होता है, ऐसा नहीं है। मतलब रात को इसमें कोई लोग नहीं थे। अच्छा। उसी का इस्तेमाल करके कोई ये हादसा किया है, ऐसा ही लगता है। और इसमें पुलिस क्या कर रही है या प्रशासन ने कुछ किया है अब तक? देखिए, पुलिस ने एक FIR तो किया है, लेकिन FIR में किसी का नाम नहीं है, मतलब कुछ अननोन पर्सन के बारे में खिलाफ ये FIR दर्ज किया है। और रूलिंग आवामी लीग जो सत्ता में है, आवामी लीग के ये तो एक एम्बेरसमेंट की इशू है ही, तो लगातार ऐसा मामला आते जा रहा है। और पर्टिकुलरली ये चुनाव के साल है, एक साल भी बाकी नहीं है बांग्लादेश में अगले चुनाव के लिए, तो इसके लिए एम्बेरसमेंट का इशू तो है ही।
आवामी लीग की जनरल सेक्रेटरी उबैदुल कादिर ने एक स्टेटमेंट भी दिया जिसने उन्होंने बोला कि ये बांग्लादेश की जो आदर्श है, जो फंडामेंटल्स है, जो वैल्यूज है, उनके खिलाफ है ये, और ये कड़ी से कड़ी निंदा जताई है उबैदुल कादिर ने। और पुलिस ने, जैसे आप मेरे को बताया, FIR दर्ज किया है, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। और एक्यूज्ड कौन है, अभियुक्त कौन है, ये हमको पता नहीं है, क्योंकि अननेम्ड पर्सन के खिलाफ ये FIR हुआ है। ये है BBC बांग्ला के संवाददाता शुभज्योति घोष। प्रेरणा, बांग्लादेश में पहले भी मंदिरों में तोड़फोड़ होती रही है और हिंदू संप्रदाय के घरों पर जो है वो हमले की खबरें सामने आती रही, कोई ये नई खबर नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे साल 2022 में एक खास धर्म की अवमानना के आरोप लगने के बाद बांग्लादेश के नड़ाइल जिले में हिंदुओं के घर और मंदिरों को निशाना बनाया गया था शायद। और वहीं साल 2021 में भी बांग्लादेश में, आपको याद होगा, दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों पर हमले की खबर सामने आई थी, जिसके बाद कई जगह हिंसक झड़पें और प्रदर्शन भी हुए। और ये बीते 1-2 साल की बात नहीं है। साल 2016 में कम से कम 20 मंदिरों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इन घटनाओं पर अपनी चिंता जाहिर की थी। और अगर बांग्लादेश में आबादी की बात करें तो 1650 करोड़ लोगों की आबादी में हिंदू समुदाय की आबादी जो है वो 9% से भी कम है। तो ये बांग्लादेश की बात हो गई। अब BBC के इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर की घोषणा हो चुकी है। शायद इस सूची में 5 दावेदार हैं और यह इस अवार्ड का 4था साल है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर की 5 दावेदारों में से एक महिला पहलवान जो है साक्षी मलिक भी हैं। साक्षी ने रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और बीते साल कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। साक्षी मलिक के सफर, खेल के सफर को उन्हीं से जानते हैं। शुरू से तो मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, मतलब स्कूल में कोई भी एक्टिविटी होती थी तो मुझे पार्ट लेना था, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई, रनिंग हुआ, खो खो हुआ, बास्केट, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स। और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ना मेरा शुरू हुआ कि मुझे किसी ने बताया कि अगर आप फर्स्ट आओगे तो दूसरे देश में जाने का मौका मिलेगा हवाई जहाज़ में बैठ के। तो वो बहुत क्लिक किया मेरे को कि नहीं, अब तो कैसे भी करके फर्स्ट आना है और हवाई जहाज़ में बैठना है, क्योंकि हमेशा से नीचे से देखा था कि ऐसे सोचती थी कि पता नहीं प्लेन में कैसे लोग बैठते होंगे, कितने, मतलब कि कौन लकी लोग हैं जो प्लेन में बैठ सकते हैं। तो बस यही फिर हो गया कि नहीं, तो ट्रेनिंग करनी है, फर्स्ट आना है और बाहर जाना है। लोग बोलते थे, स्कूल में भी लड़कियां चिढ़ाती थी, कैसे बॉडी बना ली, कौन से स्पोर्ट्स में जा रही है, तो लड़कों का स्पोर्ट्स है। रिलेटिव्स, वो भी पेरेंट्स को बोलते थे कि कुश्ती जैसे खेल में क्यों डाल रही है, ये कोई लड़कियों का खेल, इससे कौन शादी करेगा, इसका फिजिक खराब हो जाएगा। मैं अपने वेट में नंबर 1 रही और फिर क्या हुआ कि सडन मैं इंडिया में ही ट्रायल्स हार गई, तो वो मेरे लिए काफ़ी लो पॉइंट था। और फिर एकदम से लॉकडाउन लग गया, तो वो काफ़ी टफ टाइम था कि क्योंकि एकदम से बिल्कुल नंबर 1 रहना और फिर इंडिया टीम में भी सेलेक्ट नहीं होना, तो ये बहुत बड़ी बात थी। मन से बात ही नहीं निकलती थी कि ऐसी क्या कमी हो गई कि मैं हार गई। और लॉकडाउन में भी मैंने ट्रेनिंग मिस नहीं की, हमेशा अपना मतलब कंटिन्यू करना कि नहीं, मुझे वापस जीतना है, वापस इंडिया टीम में जगह बनानी है। बीच में फिर साइकोलॉजिस्ट से भी बात की, सेशंस लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं लो फील करने लगी थी, मतलब मन नहीं लगता था किसी चीज़ में, बस ये था कि क्या हो गया, कि कुश्ती मेरे हाथ से क्यों छूट रही है। पेरेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि हम अपनी बेटी को ऐसा क्या खिलाएं वो आप जैसी बन जाए, ऐसा क्या करें कि वो आप जैसी बन जाए, और बिल्कुल रेसलिंग में खुद छोड़ के जाते हैं कि हम भी अपनी लड़कियों को रेसलिंग कराएंगे। तो मेरे लिए बहुत जैसे ये प्राउड की बात है कि मैंने कितने जने पेरेंट्स कितनी सोच बदली है कि लड़कियां भी कुश्ती कर सकती हैं। मेरे जरिए किसी की मैंने सोच बदली, जो अपनी लड़कियों को बाहर तक भी नहीं छोड़ सकते थे या अकेला कहीं जाने भी नहीं देना चाहते थे, वो अभी रेसलिंग में छोड़ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप सुन रहे थे कहानी महिला पहलवान साक्षी मलिक की, जो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की 5 दावेदारों में से एक हैं, और जिन्हें आप श्रोता खुद जाकर इन 5 दावेदारों के लिए वोट कर सकते हैं, जो भी आपकी पसंदीदा खिलाड़ी हों। और वोटिंग लिंक जो है वो शाहिद ने पिन कर दिया है, बिल्कुल पिन टू टॉप है वो फेसबुक पे हमारा लाइव जो चल रहा है उस पे। और इसके अलावा आप bbchindi.com की वेबसाइट पे जाके किसी भी खबर में आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर वोट करें। और अब खेल की दुनिया की बात करते हैं प्रेरणा, तो ऑस्ट्रेलिया T20 टीम के कप्तान रहे एरन फिंच, उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और 1 साल पहले उन्होंने जो है वनडे क्रिकेट को छोड़ दिया था, तो इसके बाद से माना जा रहा था कि वो T20 क्रिकेट को भी अलविदा कहेंगे। और लेकिन वो IPL और बिग बैश लीग, जिसे BBL कहा जाता है, वैसी प्रतियोगिताओं में जो है वो हिस्सा लेते रहेंगे। और इसके अलावा अगर मैं भारतीय टीम की बात करूं तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अपनी शानदार बल्लेबाजी से भारत को जीत दिलाने वाले शुभमन गिल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को जो है
वो जनवरी 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो देखते हैं कि ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में क्या होंगे, बनेंगे, क्या होगा। और बहरहाल बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के दौरान स्टूडियो की जिम्मेदारी थी रविशंकर कुमार के पास। मुझे यानी मोहम्मद शाहिद और प्रेरणा को दें इजाजत। नमस्कार।